पिछले क्लास में हम आपको बताए थे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आज बताएंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता कैसे होगा, सबसे पहले क्या करते होंगे, उसके बाद क्या करते हैं। एक प्रोसेस होगा ना कि सबसे पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। हिंदी वाले को दोनों लिखना है, ठीक है, ताकि बाद में तुम भैया हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि बनाना किस में, इंग्लिश में। लेखांकन की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या होता होगा अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग करने से पहले सबसे पहले इवेंट होता है। क्या होता है, इवेंट्स, घटना। कोई इवेंट्स होता है। इवेंट मतलब वो घटना नहीं कि एक्सीडेंट कर गया, हम लोग यही समझते हैं कि एक्सीडेंट किया तो उसको बोलते हैं घटना घट गया। ट्रांजैक्शन बताओ जी, अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो एक इवेंट है, घटना है कि नहीं। सामान खरीदना है, क्या है, इवेंट है। किसी को पैसा दे रहे वो भी एक इवेंट है। तो सबसे पहला है बात इवेंट, घटना घटेगी, कुछ ना कुछ लेन देन होगा। अच्छा, घटना जो इवेंट्स है वो ट्रांजैक्शन में कब कन्वर्ट होगा, लेन देन में कब कन्वर्ट होगा, जब उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकेंगे। कोई दिक्कत है इसमें। एक व्यक्ति भी होगा चलेगा, इवेंट में एक व्यक्ति भी चलेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन में कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो। अब हम बेच रहे हैं तो कोई तो खरीदने वाला होना चाहिए। अब बोलेगा नहीं अकेला व्यक्ति, आप बेच रहे हो तो कोई खरीदने वाला नहीं है तो मेरा बिका नहीं होगा। अगर हम किसी को दे रहे हैं पैसा तो कोई लेने वाला होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन में कितने लोग होने चाहिए, दो। लेन देन नाम ही है, लेन देन, एक लेने वाला एक देने वाला। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग। अच्छा, क्या सारे ट्रांजैक्शन को बिजनेस में लिखा जाता है या कुछ ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया जाता है। तो याद रखिएगा, वैसे ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा, लेन देन तो बहुत सारा हुआ है, वैसे ट्रांजैक्शन को बिजनेस में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसको मॉनेटरी टर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म का मतलब है जिसको पैसे के रूप में माप सकते हैं। तो ऐसे लेन देन को बिजनेस में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जिसको पैसे के रूप में मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम लोगों को क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, लेन देन की पहचान कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्डिंग करने को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन को लिखना। हिंदी में बोलते हैं पुस्त पालन। बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। बुक मतलब क्या होता है, पुस्तक, हाँ जो भी बोल दो, किताब पुस्तक। कीप मतलब होता है स्टोर करना, रखना। इसका मतलब ये मत पूछ देता है बहुत बार एमसीक्यू में, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि किताब को अलमारी में सजा के रखना, नहीं। बहुत लोग ये सोचता है बुक मतलब पुस्तक और किताब, कीप मतलब रखना, तो अलमारी में रखना होता है, ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि जितने ट्रांजैक्शन आपके यहाँ हो रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस को किसी एक रजिस्टर में लिख के रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। एक जगह पे सारे ट्रांजैक्शंस को लिख के अगर हम रखते हैं तो वो कहलाता है बुक कीपिंग। कोई दिक्कत है, एक जगह रखने से फ़ायदा क्या होगा कि कभी परेशानी नहीं होगी। और अलग अलग रजिस्टर में रखोगे तो परेशान हो जाओगे, किधर लिखे हैं किधर नहीं लिखे हैं। कोई कस्टमर आगे बोला मेरा कितना हिसाब है देख लो, अब ढूंढ रहे हैं किसी रजिस्टर में मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं मिले तो क्या करोगे, वापस भेज दोगे, भैया छोड़ दीजिए कल दे दीजिएगा, कल हम देख लेते हैं। और कल जब तुम फ़ोन किया कि भैया आपका हिसाब निकल गया, 3000 रुपये बाकी है, बोला मेरे पास जो पैसा था ना बाबू उसमें मार्केट जा रहे थे, तुम नहीं बोला कुछ तो जाके सब कपड़ा खरीद दिए, अब अगला महीना आएगा सैलरी तो देंगे। गलती क्या हुई, रिकॉर्डिंग में। अगर सही से लिखे होते तो शायद पैसा मिल जाता। एक महीना डिले हो गया पैसा, इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग गड़बड़ हुआ। तो याद रखना बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद क्या होता है, बुक कीपिंग के बाद होता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के बाद क्या होता है, अकाउंटिंग, लेखांकन। ये सब पढ़ना आपको, अभी कुछ नहीं जानते आप, ये मत सोचना कुछ नहीं जानते हो। एक भी पुराना नाम है कभी सुने, एक इसको सुना होगा, लेन देन होता है, बाकी कुछ नहीं सुना होगा। कॉमर्स एक अलग दुनिया, फिर बता रहे हैं। कॉमर्स में फर्स्ट ईयर का जो क्लास होता है वो सिर्फ ABCD सिखाया जाता है। आपको ABCD सिखाया जा रहा है बिजनेस का। और 12th में जाओगे तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीखोगे। यही है, जो बचपन में ABCD सीखे थे ना, फिर से ABCD सीखने का मौका मिल रहा है। कॉमर्स का ABCD सीख रहे हो, इसीलिए बोलते हैं। कोई बच्चा ये मत सोचना कि मेरा 95 मार्क्स है 10th में तो हम यहाँ तेज़ हो जाएंगे, और कोई बच्चा ये भी मत सोचना कि मेरा 65 है तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ जो बच्चा अब सही से सीखेगा वो तेज़ होगा, और नहीं सीखेगा तो कमज़ोर होगा। क्योंकि यहाँ ये बताओ जी, जो तेज़ है यहाँ कुछ बुद्धि लगा रहा है, उसका भी तो काम उतने कर रहा है जितना नहीं पढ़ने वाला का है। कमज़ोर जो बच्चा उसका भी उतना ही दिमाग काम कर रहा है जितना तेज़ का काम कर रहा है, क्योंकि कुछ जान ही नहीं रहा है।
यहाँ जो सीखेगा शुरुआत से ABCD अच्छे से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो रिजल्ट कर देगा। इसलिए आपके पीछे परफॉर्मेंस हमको कोई लेना देना, हम किसी पूछने भी नहीं जाते कितना नंबर लाया। साइंस होता तो पूछते कि साइंस में कितना आया, हमारा कोई मतलब नहीं, हम किसी से नहीं पूछते, क्योंकि जानते हैं कि हमारे पास जो बच्चा है एकदम फ्रेश है, कुछ नहीं जानता, एकदम खाली दिमाग का बच्चा है, उसको कॉमर्स का कोई नॉलेज नहीं है, जानता है लेकिन बाकी हमारा सब्जेक्ट नहीं जानता है। तो हम इसलिए एकदम पहला दिन से बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं, ABCD। तो सारे बच्चे हर चीज़ को समझेंगे, हर वर्ड आपके लिए नया होगा, हर चीज़ नया होगा, और नए चीज़ को सीखना है, मज़ा तो आएगा। अरे एक बार सीख जाओगे फिर बिज़नेस में अकाउंटिंग जिसको आ गया ना, ये टेक्निक इसको बोलते हैं, आर्ट है, ये कला है, उसको डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे हम अकाउंटिंग कर देंगे। हज़ारों करोड़ रुपए का हिसाब किताब माइक्रो सेकेंड में रख देता है, चुटकी में रख देता है, तभी तो अकाउंटेंट को 1.5 करोड़ देता है अमेजन। एक अकाउंटेंट को साल भर में अगर 1.5 करोड़ देता है तो इसलिए देता है कि उसका हिसाब, सोचो कितना हिसाब होता होगा दिन भर में। आप लोग ऑनलाइन फ़ोन पे मार दे रहे हैं, अमेजन का ऑनलाइन डिलीवरी मार दे रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी मार रहे हैं, सोचिए उसका मेन अकाउंटेंट का क्या हालत होता होगा। मिलाना पड़ता होगा ना, किसका पैसा आया किसका नहीं आया, हाँ या नहीं, A to Z चीज़ मिलाता है तो कितना मुसीबत होता होगा। लेकिन नहीं, कुछ कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से कर लेता है सारा काम। ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आराम से सारा काम कर लेता है, इसीलिए तो उसको कंपनी दे रही है। तो अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट है, वो सीखना पड़ेगा, और वही सीखने आप आए हो। अगर आप सीख पाए तो अच्छे जॉब में जाओगे, नहीं सीख पाए तो फिर जितना सीखोगे उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी। कोई दिक्कत है? ये रटने वाला चीज़ नहीं, ये क्या है, सीखने वाला चीज़। कॉमर्स को रटा नहीं जाता है, कॉमर्स सीखा जाता है। आगे बढ़ें, अकाउंटिंग अभी एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे आगे। अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब समझ गए कि पहली बार अभी लिखेंगे, अभी सबका परिभाषा भी लिख देंगे। पहली बार जिस रजिस्टर में आप अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। फर्स्ट टाइम अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो बुक कीपिंग कहलाता है। और बुक कीपिंग होने के बाद क्या शुरू होता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कंप्लीट होगा तो क्या पढ़ोगे आप, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। और अकाउंटेंसी कंप्लीट होगा तब क्या पढ़ोगे आप, अब ऐसा भी यहीं तक पढ़ना है आपको, इसलिए देखना आपके बुक का नाम अकाउंटेंसी है, यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे का नहीं। लेकिन हम बता देते हैं, इसके आगे पढ़ोगे ऑडिटिंग, अंकेक्षण। नाम ही नहीं सुना है, सब नया नया नाम नज़र आ रहा है। सुने हो जी कभी? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आसपास में है? CA नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है ऑडिट करने का, यह CA का काम है ऑडिटिंग, अंकेक्षण। मान लीजिए टाटा कंपनी हिसाब किताब लिखे, उसका अकाउंटेंट गलती भी तो कर सकता है। बताओ, हम अमेजन का अकाउंटेंट है, पर डे 20 करोड़ 30 करोड़ का टर्नओवर होता है, मालिक 10 दिन से हिसाब नहीं लिया तो क्या हम पैसा इधर उधर नहीं कर सकते हैं? समझ लेगा, उतना देखेगा, चिट्ठा देखेगा एक एक आदमी का वो मालिक, फुर्सत है उसके पास कि एक एक आदमी का हिसाब मिला है, हम गड़बड़ा दिए तो बताइए। हमारा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, 600-700 बच्चे हैं, कोई आज फ़ी जमा किया, कोई कल फ़ी जमा किया, मालिक बोलता है कि हम 1 महीना में हिसाब लेंगे। बोले ठीक है सर, 1 महीना में हिसाब लेगा, क्या गड़बड़ा सकते हैं कि नहीं गड़बड़ा सकते हैं? रसीद को नहीं काटना, कहानी ख़त्म। फर्जी रसीद काट के स्टूडेंट को दे दिए और यहाँ रसीदें नहीं काटे, मालिक चेक कर लेगा? पॉसिबल नहीं, उतना फुर्सत नहीं उसको। अगर फुर्सत रहता तो रोज़ नहीं बैठ जाता, अपने नहीं बैठ जाता, तो अकाउंटेंट क्यों रखता? फुर्सत रहेगा तो अपने मालिक बैठ जाएगा ना, भैया पैसा हम अपने काटेंगे। लेकिन नहीं है फुर्सत है तब ना पैसा के लिए दूसरे को रखा है, तो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तो आखिर मालिक को शक तो जरूर होगा, हाँ नहीं? बताओ, एक मालिक है जो 13 जगह पे राशन दुकान खोल के रखा है और सब स्टाफ के भरोसे, तो शक नहीं होता होगा कि पता नहीं मार लेता होगा, मार रहा है क्या? तो शक को कैसे दूर करे बताओ, क्या करना चाहिए शक को दूर करने के? अब तुम लोग रोज़ सर उसका पॉकेट चेक करके भेजेंगे, अगर ऐसा करोगे तो अगले दिन नौकरी में नहीं आएगा। विश्वास नहीं क्या बैठाते हो जी? जब तुमको विश्वास है नहीं हम पर, रोज़ तुम पॉकेट चेक करता है, मतलब चोर समझ रखा है क्या? रखो तुम अपना नौकरी, लगता है सर्विस कर रहा है, रिटायरमेंट देगा, रखो अपने जगह पर, दूसरे जगह नौकरी करें, तो तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी नहीं करेगा। तो क्या कर सकते हो? तो वैसे में क्या करता है, बोलता है साल भर तुमको जो ड्रामा करना कर लो, साल के लास्ट में हम तुमको CA के पास भेजेंगे हिसाब किताब पूरा, और CA तो पकड़ लेगा तुरंत कहाँ गड़बड़ी, और CA पकड़ के बता देगा कि हाँ गड़बड़ी है, पैसा खाया है, फिर उसके ऊपर एक्शन लीजिए। बात समझ में आया? तो CA का काम क्या है, ऑडिट करने का, चेक करने का, आपको पूरा साल भर का हिसाब किताब चेक करेगा। ये डॉक्टर है, कॉमर्स का डॉक्टर है ये CA। जैसे डॉक्टर क्या करता है, आपके शरीर में पूरा एक एक चीज़ को चेक करके बताता है ना कि बीमारी कहाँ है, और ये भी बताता है कि उस बीमारी का इलाज क्या है। खाली बीमारी बता के नहीं छोड़ देता, पथरी है, बोले सर क्या करें, बोले हमको नहीं मालूम, हमको खाली यही मालूम है पथरी है, अब तुम समझो क्या करना है, ऐसा तो नहीं बोलता है।
डॉक्टर प्रॉब्लम भी बताता है, उसका सॉल्यूशन भी बताता है कि आप ये काम करो, दवा खा के देख लो 1 महीना, अगर ठीक हो गया, उम्मीद है ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ऑपरेट करना पड़ेगा। उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट मालिक को, बिजनेस के मालिक को बताता है कि ये प्रॉब्लम है, आप ये काम करो, अगर सुधरा तो ठीक, नहीं सुधरा तो हटा दो इसको, एम्प्लॉय को हटा दो, इसके ऊपर केस कर दो, इससे पैसा वसूल लो। तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम भी बताता है और सॉल्यूशन भी बताता है। कोई दिक्कत किसी को? और ऑडिटिंग के बाद क्या होता होगा? रिसर्च होता है। ऑडिटिंग के बाद क्या होता है? रिसर्च। इतना सारा काम होता है, रिसर्च क्यों करते हो कंपनी? अच्छा एक बात बताइए, अब हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, देखते हैं बिजनेस का दिमाग है कि नहीं। ठीक है, अभी सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी बोलोगे चलेगा। अगर एक ब्रांच मैनेजर, मेरा तो एक ब्रांच कोडरमा में है और एक ब्रांच गिरिडीह में है, एक ब्रांच रामगढ़ में है और एक हजारीबाग में। हजारीबाग हम खुद देखते हैं, बाकी 3 जगह पे ट्यूशन जो है वो दूसरे लोग देखते हैं। क्या मेरे लिए संभव है कि सब जगह हम देखें? कि हम एडमिशन सब जगह हम ही लेंगे, बच्चा का पैसा हम ही पकड़ेंगे। अब यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, फ़ोन आया सर गिरिडीह में एक बच्चा है एडमिशन के लिए, बोलो रोको आ रहे हैं, संभव है? जब तक हम जाएंगे तब तक बच्चा भाग जाएगा। बोले अरे कौन ड्रामा करके रखो यार, 4 घंटा से आदमी बैठा रखो। और जब तक गिरिडीह जा रहे थे, रास्ते में बोला रामगढ़ वाला सर आ गया है और बोला वहाँ रोको हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं संभव है। तो क्या कर सकते हैं? तो सब जगह एक हेड बना देंगे, किसी आदमी को दे देंगे कि तुम संभालो, हम हिसाब ले लेंगे। तुम सही नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर हम आपसे पूछिए कि मेरा रामगढ़ ब्रांच इस साल हमको 1 लाख रुपया कमा के दिया महीने का, क्या सही कमाया या गलत कमाया? हाँ नहीं, मतलब वो सीख है, ईमानदार है एकदम आदमी, एकदम हरिद्वार काशी साहिब आदमी, गंगा जल जैसा पवित्र है, चोरी नहीं किया है, 1 लाख कमा के हमको दिया महीने का। हम ये क्या मानेंगे कि उसका परफॉर्मेंस, उसका कमाने का तरीका अच्छा है या ख़राब है? उसको रिवार्ड देना चाहिए या डांटना चाहिए? सब चीज़ ध्यान देंगे। कुछ लोग खाली बोलेगा सर बहुत अच्छा ना, 1 लाख कमा दिया तो और क्या चाहिए, उसको प्राइज़ दे दीजिए। और हम उसको प्राइज़ भी बांट दिए। बाद में जब हम क्या किए, रिसर्च किए, तो पता चला कि जिस सिचुएशन में वो कमाया था ना, इसलिए वो कमा पाया 1 लाख रुपया, क्योंकि वहाँ 2 कॉमर्स के ऑलरेडी कोचिंग थे, दोनों टीचर का जॉब लग गया और दोनों छोड़ दिए। तो पूरा मार्केट सिंगल था, यानी मार्केट में अकेला ही कोचिंग था। तब पता करेगा अगर अकेला था तो कितना स्टूडेंट पूरे मार्केट में होगा, बोले लगभग 600 स्टूडेंट था। और अगर सही से मार्केटिंग करते और सही से पढ़ा देते, सारा बच्चा इनके पास जुड़ता और सारा बच्चा अगर इनके पास जुड़ता तो ये 3 लाख कमा सकते थे। अब बताओ, अब हम उस मैनेजर को रिवार्ड दें कि डांटें? अभी तो तुम लोग विचार बदल गया है। इसका मतलब है कि कब पता चलेगा कि कोई वर्कर अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है? जब क्या करवाएंगे, हाँ या नहीं? अब देखते हैं कि मार्केट कमाने का मौका दे रहे इस आदमी को 3 लाख रुपया। ये 3 लाख कमा सकता था जिस हिसाब से मार्केट इसके फेवर में था, और कमाया केवल 1 लाख रुपया। तो सही नहीं है। कहाँ गलती रही, क्या कमी रह गई? उस समय हम कमा सकते थे, नहीं कमा पाए। ये सब कोई एनालिसिस करता है? नहीं करता है। किसी बिजनेसमैन को देखना नहीं करता है। पता चला दूध आप ही की दुकान में, बाकी दुकान में नहीं, छठ है, तो कितना कमा सकते हो? तो अंदर क्या करता है, बैठा रहता है अपने पास, दूध है उसके पास, बैठा हुआ है, कस्टमर उधर ढूंढ रहा है दूध, अरे बैठा हुआ है, उसी समय थोड़ा सा प्रचार करा दो, मार्केटिंग करवा दो कि जिसको दूध चाहिए मेरी दुकान में कांटेक्ट करे। हाँ या नहीं? थोड़ा और ज़ोर शोर से काम करेंगे, दूसरे गांव तक पहुंचेंगे, अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे, सबको बोल भी देंगे कि जो लेना चाहता है हमारे पास अवेलेबल है, बोलिए हम मंगवा देते हैं, तभी ना बेच पाओगे। अब तुम बैठे हो एकदम हट के, हम नहीं, हमारा तो बिकेगा ही बिकेगा, अकेले मेरे पास दूध है और किसी के पास नहीं। तो उसमें कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो ढूंढ रहा है लेकिन आपसे टकरा नहीं पाया, और जब आपसे टकरा नहीं पाया, मिल नहीं पाया, उसको पता ही नहीं चला कि दूध है, वो क्या करेगा, बिना दूध का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा या कम दूध से बना लेगा, ठीक है, लेकिन आपके पास नहीं पहुंच पाया। गलती क्या है, वो आदमी ढूंढ रहा था पैसा लेके कि दूध कहीं मिल जाए, और आप बैठे हैं कि कस्टमर आ जाए। तो कस्टमर को जानकारी होगा तब ना, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। जैसे हम लोग मान लिया हम अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे कि मेरे पास स्टूडेंट आएगा, और स्टूडेंट बाहर ढूंढ रहा है कि अच्छा कोचिंग किधर है, और हमसे टकरा नहीं पा रहा है, नया नया बच्चा वो जानता नहीं यहाँ बारे में। तो ऐसे में नहीं टकराएगा तो नुकसान हमारा है, नुकसान स्टूडेंट का है। क्या कारण रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाए। तो रिसर्च करने से हमको अपनी कमियां पता चल जाएगी कि हमारे अंदर कमी क्या है, और कमी को सुधारेंगे। बात समझ में? प्रोसेस। अभी आपको बताते हैं कि तीनों में रिलेशन क्या है। इधर देखिए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या रिलेशन है, ठीक है। कौन छोटा है कौन बड़ा है? सबसे पहले कौन होगा? बुक कीपिंग। दूसरा कौन होगा? तीसरा कौन होगा? तो सबसे बड़ा कौन होगा? अकाउंटेंसी होगा। देखो रिलेशन बता देते हैं। सबसे बड़ा कौन होगा? अकाउंटेंसी। ये चार्टर्ड करता है सर,
इसके लिए सीए का पढ़ना होगा। इसके लिए तो नहीं भी पढ़ोगे तो काम बन जाएगा, 10 दिन किसी के साथ बैठोगे तो हिसाब लिखने सीख जाओगे। इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे तो अकाउंटिंग कर लोगे। ये बिना पढ़े कॉमर्स बिना पढ़े भी ये बन सकते हो, खाली रुपया पैसा पता होना चाहिए। तो इसके लिए कॉमर्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए सीए करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। बात समझ में आए? यानी स्पेशल नॉलेज होना होगा। कैसे होता है? ये गांव का डॉक्टर, मेडिकल का कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, तो कैसे डॉक्टर बना? तो पता चला कि वो फलाने डॉक्टर के साथ रहते थे, 3 साल रहते रहते समझ में आ गया कि दवा कौन सा लगता है, अगर गर्मी में बुखार रहेगा तो कौन सा इंजेक्शन मारना है। जाओ डॉक्टर के पास, खाली इंजेक्शन भोंकेगा, एक ही इंजेक्शन। जानता है कि गर्मी के समय यही बीमारी लेकर आया होगा। ये हैं गांव के झोला छाप डॉक्टर। और ये हो गए शहर वाले डॉक्टर, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर पाता है, इसका औकात कम है थोड़ा। और ये हो गए एक्सपर्ट फैकल्टी, नहीं बोलता है, स्पेशलिस्ट है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, मतलब कोई बीमारी लेके जाओ हार्ट का इलाज कर देगा। तो तीनों में अंतर होता है। इसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, इसके पास नॉलेज थोड़ा कम होता है, इसके पास बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। पुस्त पालन, लेखांकन तथा लेखा शास्त्र क्या संबंध है? तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग के ऊपर क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? बॉक्स देख के किसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, अब समझ में आ जाएगा। बताओ किसका एरिया ज़्यादा बड़ा है? बुक कीपिंग तो छोटा है ना, बुक कीपिंग का काम छोटा है। इसको कौन करता है? इसको जूनियर कलर करता है। इसको कौन करता है? सीनियर कलर करता है। इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ये जूनियर कलर करेगा, सीनियर कलर का करेगा, कलर समझते हैं ना, किरानी जिसको बोलते हैं, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ा सा एक बात और लिख देते हैं, बोलता है वेयर बुक कीपिंग एंड, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये आप लोग इसके अंदर मत लिखना, ये पिक्चर अलग बनाना और ये नीचे लिखना, ठीक है? स्पेस नहीं, इसलिए हम यहाँ अलग लिख दे रहे हैं। समझ में आया? इस पिक्चर के अंदर ये नहीं जाना चाहिए, ये पिक्चर ऊपर बनाना और नीचे ही वाले लिखना। वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट। अकाउंटिंग मतलब क्या हुआ? बोलता है जहाँ पुस्त पालन समाप्त होगा, पुस्त पालन समाप्त होगा वहाँ लेखांकन प्रारंभ होगा। इसका मतलब समझिए। बताओ अकाउंटिंग कब स्टार्ट होगा? जब बुक कीपिंग ख़त्म होगा, यानी जैसे ये कंप्लीट होगा तभी ये शुरू होगा। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग करने के लिए बुक कीपिंग होना ज़रूरी है, हाँ या नहीं? अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग क्या है? नेसेसरी है, कंपलसरी है। बिना बुक कीपिंग का अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बुक कीपिंग ख़त्म होगा तभी तो अकाउंटिंग शुरू होगा ना। अब आप बुक कीपिंग ही नहीं किए हैं तो अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा, यही ना समझे? वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट, और वेयर अकाउंटिंग एंड्स, अकाउंटिंग एंड होगा तो क्या होगा? हाँ, अकाउंटिंग एंड्स अकाउंटेंसी स्टार्ट्स। ये समझ गए? मतलब सब एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। अकाउंटेंसी स्टार्ट्स, जहाँ लेखांकन समाप्त होगा लेखा शास्त्र प्रारंभ होगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि बुक कीपिंग इज नेसेसरी फॉर अकाउंटिंग, पुस्त पालन लेखांकन के लिए अनिवार्य है, और अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर अकाउंटेंसी, लेखांकन जो है लेखा शास्त्र के लिए अनिवार्य है। मतलब सब एक दूसरे से क्या है? लिंक किया हुआ है। एक कंप्लीट होगा तो दूसरा, देखो यही तो लिंक दिया हुआ है।
सिस्टम से चलना होगा। आप सोचोगे नहीं सर हम डायरेक्ट ये कर लेते, कैसे पॉसिबल है, ये सब आप किए नहीं तो ये कैसे होगा? आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। बात समझ गए? तो आपको सारा काम, लेकिन अभी आपको यहीं तक पढ़ना है क्योंकि आपके बुक का नाम क्या है, तो यहाँ तक पढ़ेंगे। ये काम अभी आप 12th के बाद करेंगे सीए के लिए। कोई दिक्कत है? जब आप चार्टर्ड बनना चाहेंगे, जब आप पोस्ट अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, तब आगे का काम पढ़ेंगे। अभी आपका 11th और 12th में जो सिलेबस है उस बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। इसका मतलब आप अभी अकाउंटेंसी तक ही पढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को? इसको लिखिए, फिर हम लोग आपको बताते हैं कि उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का, किस उद्देश्य से अकाउंटिंग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, ये पूरे साल भर में अकाउंटिंग मूव कैसे करता होगा? एक साइकिल है, उसी साइकिल से मूवमेंट करता है। सबसे पहले क्या होता है जानते हैं? ट्रांजैक्शन, लेन देन। ट्रांजैक्शन के बाद क्या बनता है? जर्नल बनता है। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर बनता है, खाता बही। खाता बही के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, तलपट बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, एसी का मतलब क्या होता है? अकाउंट पूरा लिख देते हैं। अब इतना लंबा चला गया, उधर घुस गया। व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। इसके बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट। स्पेलिंग कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है? हाँ, कहीं भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा तुरंत। वैसे बहुत अलग अलग करके लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आदत होता है। 12th में दिक्कत नहीं है, वो मेरे वर्ड को समझ लेगा हम क्या लिख रहे हैं। और 11th वाले को दिक्कत है, पहली बार वर्ड समझ रहा है तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये डी है कि क्या लिखे हैं। ये क्या लिखा है? हाँ, LEDGER, लेजर। तो बस वही पकड़ना, और क्या पकड़ना है इसमें स्पेलिंग? JOURNAL, जर्नल। तो खाली देखो कि ए कैसे लिखते हैं, एन कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता, कि जो है सो है। और इसके बाद क्या बनेगा? देखो तो सर्कल बना, एक पूरा अच्छा गोल नहीं बना, लेकिन एक सर्कल बना, डेवलप हुआ। मतलब है कि एक बिजनेसमैन सबसे पहले क्या करेगा? लेन देन। फिर क्या बनाएगा? फिर क्या बनाएगा? इसको लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर। ये जर्नल है और ये क्या है? लेजर। फिर ट्रायल बैलेंसेस बनाएगा, उसके बाद बनाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनाएगा बैलेंस शीट, और फिर बनाएगा, फिर ट्रांजैक्शन से शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 1 साल में। कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 1 साल में। अब 1 साल कब से शुरू होगा? तो 2 ईयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग पीरियड, लेखांकन अवधि। जब आप हिसाब किताब लिखोगे ना, तो सरकार 2 पीरियड बनाई थी कि तुम भैया साल भर में एक बार हिसाब किताब लिखो। तो पहला पीरियड था कैलेंडर ईयर। कैलेंडर वर्ष समझते हैं? कब से कब तक चलता है कैलेंडर वर्ष? अरे भाई, कैलेंडर कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से। इसमें कहीं शक है क्या? जनवरी दिसंबर कैलेंडर चलता है। और दूसरा जो हिसाब किताब लिखने का ईयर होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। ये कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लो, तुम लोग को पता नहीं, पढ़ के इसी से आया है। इसी में ना तुम लोग पढ़ के आया जी। एग्ज़ाम कब होता था? मार्च में। नए क्लास में कब जाते थे? अप्रैल में। अभी कौन सा सेशन तुम लोग का चल रहा है एजुकेशन का? तो लोग 22-23, देखो सर्टिफिकेट में ऊपर 22-23 लिखा होगा। तो 22-23 का मतलब ये होता है बालक लोग, तुम्हारे सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा अभी 22 और 23। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2022 से तुम्हारा सेशन शुरू हुआ और 31/3/2023 को तुम्हारा सेशन ख़त्म हो गया। समझ गए? अभी 11th में कौन सेशन में एडमिशन ले रहे हो? पूछ देगा कौन? हाँ,
इसको हिंदी में सत्र बोलते हैं। कौन सा सत्र में एडमिशन ले रहे हैं? तो 23-24 में एडमिशन ले रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल 2023 को हम एडमिशन लिए, हालांकि लिए लेट से हैं, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू हो गया तुम्हारा फर्स्ट ईयर और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 में। फिर 24-25 तुम्हारा जो है 12th का होगा, लेकिन तुम लोग जो एडमिशन ले रहे हो तो उसमें लिखना पड़ेगा 23-25। 23-25 क्यों? क्योंकि इंटर में 2 साल होता है ना, तो 23 से 24 और 24 से 25, यही होता है 23-25। बात समझ में आया? तो याद रखना कौन सा ईयर तुम्हारे एजुकेशन में चलता है? फाइनेंशियल ईयर। और इसी में आप पढ़ के आए हो अभी तक। और देश में सारे बिजनेस अपना हिसाब किताब किस में रखते हैं? फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए हर बिजनेस को देखिएगा 31 मार्च को उसका क्लोजिंग होता है। यहाँ तक कि पापा अगर जॉब करते हैं, सर्विस करते होंगे, तो मार्च का महीना बड़ा कष्ट वाला होता है, क्योंकि 31 मार्च को हिसाब खत्म होगा, टैक्स कटेगा। या बिजनेस करते होंगे, देखना मार्च वाला महीना में परेशान ज़्यादा रहते हैं। क्लोजिंग महीना है, क्लोजिंग महीना। क्लोजिंग मतलब हिसाब किताब बंद कीजिए और सरकार को टैक्स दीजिए। समझ गए? इसको बोलते हैं क्लोजिंग मंथ्स। और ओपनिंग मंथ्स कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल से फिर शुरू करेगा खाता, फिर अप्रैल से लेकर मार्च तक, फरवरी तक कमाओ। मार्च में हिसाब दे दो सरकार को, सर हम इतना कमाए, मेरा इतना टैक्स बनता है, ले लीजिए। फिर अगले साल धंधा करो, कोई दिक्कत किसी को? इसको ईयर बोलते हैं। कितना हिसाब किताब रखने के कितने ईयर हैं? 2। पहला कौन सा? कैलेंडर। दूसरा कौन सा? फाइनेंशियल। कैलेंडर शुरू कब से होता है? 31 दिसंबर। फाइनेंशियल कब से? कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल चलता रहता है ना, इसका एक बाईपास रोड भी है। बाईपास समझते हो? बाईपास शॉर्टकट, इसको बोलते हैं सब्सिडी बुक। इसका मतलब समझोगे बाबू, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं। अच्छा, क्या हर बिजनेसमैन के लिए जर्नल बनाना ज़रूरी है? अगर जर्नल बनाना ज़रूरी होता तो बाईपास नहीं निकलता। बोलता नहीं, सबको ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन साइड से निकालने का मतलब ये होता है कि हर बिज़नेस को जर्नल बनाना ज़रूरी नहीं है। कुछ बिजनेसमैन जर्नल बनाता है, कुछ बिजनेसमैन जर्नल नहीं बनाता। अब सवाल ये है कि कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। तो ध्यान, जर्नल का मतलब पहली बार बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोलते हैं जर्नल। कोई दिक्कत है? जर्नल बुक। अभी एक भी नाम नहीं जानते, हम जान रहे हैं कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है। कुछ ना समझ में आ रहा है, लिखे बस अभी सिर्फ याद रखो। हम बता रहे हैं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आगे चैप्टर से जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा जर्नल क्या होता है। अभी एक नाम नहीं समझ में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होता है, कुछ नहीं समझ। बस इतना ही याद रखना कि लेजर बनता है। आगे समझाएंगे कि लेजर कैसे बनता है। अब यहाँ डिस्कस करने लगेंगे तो एक ही टॉपिक में पूरा 3 दिन लग जाएगा, समझ गए? इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ याद रखो जर्नल बनता है। जर्नल का मतलब होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहली बार जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक को क्या बोलते हैं? जर्नल बुक। अब एक बात बताइए कि कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ जर्नल बनाता है, यानी जर्नल में हिसाब किताब लिखता है, और कुछ बिजनेसमैन बोलता है कि हम जर्नल में हिसाब किताब नहीं रखेंगे, हम अपना हिसाब किताब कहाँ रखेंगे? सब्सिडी बुक में। तो जो बिजनेसमैन छोटा होता है, जिसके यहाँ लेन देन कम होता है, वो अपना हिसाब किताब कहाँ रखता है? जर्नल में। और जो बिजनेसमैन बड़ा होता है, जिसके यहाँ लेन देन ज़्यादा होता है, वो अपना हिसाब किताब कहाँ रखता है? सब्सिडी बुक में। बैंक में कभी नहीं देखे होंगे जर्नल लिखते हुए। बैंक आप जाओगे तो कभी नहीं देखोगे जर्नल लिखते हुए। जर्नल मतलब कि अलग से रजिस्टर निकालेगा, रजिस्टर में हिसाब किताब चढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कंप्यूटर में चल रहा है। अच्छा, शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बड़े मॉल में, तो क्या करता है? आपका हिसाब किताब लिखता है पूरा, एक स्कैनर मारता है, हिसाब हो गया। वो क्या कर रहा है? जर्नल बना रहा है, एक सब्सिडी बुक बना रहा है। सब्सिडी बुक बना रहा है। तो सब्सिडी बुक बनाने वाले बड़े बिजनेस होते हैं, छोटे बिजनेस में जर्नल बनता है। अब सब्सिडी बुक में कौन कौन बुक बनता है हिसाब रखने के लिए? कौन कौन हिसाब रखना चाहिए बताओ जी? बिग बाज़ार में तुमको अकाउंटेंट बना दिया, चीफ अकाउंटेंट ऑफ बिग बाज़ार। तो कौन कौन हिसाब रखोगे बिग बाज़ार में? कौन कौन किताब रखोगे जिसमें मतलब किस चीज़ का हिसाब आपको रखना चाहिए? पहला होना चाहिए कैश बुक, कैश का हिसाब रखने के लिए। हिंदी में क्या होता है? रोकड़ भाई। इसमें तुम्हारा कैश का हिसाब होगा। सामान खरीदोगे, अरे सामान खरीदोगे ना, कब कब किससे खरीदे, कौन बिल आया, सब रखोगे रिकॉर्ड। तो इसको बोलते हैं क्रय बही। खरीदने का अलग हिसाब रखो। एक होता है सेल्स बुक, यहाँ बेचने का रखो। विक्रय भाई रखेंगे। और किसका हिसाब रखेंगे? हानि और लॉस का हिसाब कुछ रखना हो तो ऐसे भी दिखेगा, वो मालिक समझेगा, मेरा थोड़ी है। परचेज रिटर्न बुक, जो सामान वापस कोई ख़रीद के वापस कर दिया तो लिखोगे ना। नहीं होता है कोई रिटर्न कर देता है, लीजिए, तो तुम बिल बना दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसको अलग दिखाओ कि सर ये रिटर्न आया। क्रय, अगर हम सामान खरीद के वापस करेंगे तो क्रय वापसी बही बनेगा, और अगर कस्टमर खरीद के हमको वापस कर देगा तो क्या बनाएंगे? सेल्स रिटर्न बुक, कि ग्राहक हमको सामान क्या कर रहा है? वापस कर दे रहा है। और बताइए और क्या रखेंगे?
उसके बाद हम लोग रखते हैं बिल्स रिसीवेबल। अगर कोई चेक दिया तो उसका हिसाब रखो। ऑनलाइन दिया तो कहाँ जाएगा? ऑनलाइन दे दिया तो पैसा आ गया ना जी, हाथ में पैसा आ गया तो कैश बुक में दो बनता है, बैंक का भी हिसाब रखा जाता है और कैश का भी हिसाब रखा जाता है। ठीक है, कैश बुक में बैंक का भी हिसाब रखा जाता है और कैश का। तो फ़ोन पे कोई करेगा तो कहाँ जाएगा पैसा? फ़ोन पे करेगा तो कहाँ पैसा जाएगा? बैंक में। और नगद देगा तो कैश में। तो दोनों हिसाब किस में रखेंगे? कैश बुक में। तो पैसा मिल गया तो कैश बुक में। अब कोई चेक दिया, पैसा नहीं मिला, अभी पैसा आपके खाते में भी नहीं आया, चेक खाली पकड़ा दिया, तो उसको कहाँ लिखेंगे? इसको बोलते हैं प्राप्य बिल बही। हिंदी के जगह पे क्या ये ज़्यादातर यूज़ करना है? हिंदी समझिए क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ क्या करना है? इंग्लिश, क्योंकि बनाना हमको इंग्लिश में ही। आ गया बिल्स पेबल बुक। हम किसी को चेक दिए तो उसका बुक अलग रखो कि हम कितना चेक काटें। नहीं तो मालिक पूछ दिया अगर कितना कितना चेक काटा जी, किसको किसको कितना चेक काटा है, अब कोई हिसाब ही नहीं है। अब मालिक के खाते से दन पैसा निकल रहा है तो पगलाएगा ना, मतलब किसको दे दिया? जब देखते हैं तो 30,000 कट गया, 20,000 कट गया, किसको चेक दिया? तो जाके अकाउंटेंट दिखा देगा, लीजिए ये 17 आदमी को चेक कटा है, इतना इतना पैसा कटेगा। मालिक देखा कि मेरा कटा कितना है, निकाला हिसाब, देखा हाँ ठीक है सब कट रहा है, ठीक सही है, एक और कटेगा, वो उसको पता चल गया कि एक चेक अभी तक नहीं कटा है, मतलब 70,000 और कटेगा मेरे खाते से। क्लियर हो गया, मालिक टेंशन नहीं रहा। तो जब रखोगे तब ना हिसाब। और जो इस में से किसी में नहीं लिखा जाएगा उसको लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में। जिस ट्रांजैक्शन को किसी में नहीं लिखा जाता उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर ऐसा पुस्तक है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को? बन सकता है? चलिए इसको बनाइए, इसके आगे फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।